आज की इस रहस्यमयी कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां डर सिर्फ बाहर नहीं आपके ही अंदर छुपा होता है। एक मासूम सी बच्ची, एक मेला और एक आईने वाला घर जहां उसका सामना होता है अपने ही जैसे दिखने वाले एक परछाई से। सालों बाद वो परछाई फिर लौटती है, लेकिन इस बार सिर्फ देखने नहीं बल्कि सब कुछ छीन लेने के लिए। तो तैयार हो जाइए, आज हम समझेंगे एक थ्रिलर फिल्म की पूरी कहानी जिसका नाम है अस। सावधान रहिए और रोशनी में बैठिए क्योंकि ये कहानी आपके रूह को हिला देगी। साल था 1936। जगह थी सेंटा क्रूज। एडी अपने मम्मी पापा के साथ एक मेले में आई थी जो सेंटा क्रूज बीच बोर्ड वॉक में लगा था। वो मेले में इधर उधर देख रही थी। चारों तरफ तरह तरह की चीजें हो रही थीं। उसकी मम्मी वॉशरूम गई और पापा एक गेम खेलने में बिजी थे। एडी अकेली रह गई और वो धीरे धीरे आसपास घूमने लगी। पहले वो बीच की तरफ गई, फिर वहां से एक फन हाउस के अंदर चली गई। अचानक लाइट चली गई और एडी शीशों वाले एक कमरे में फंस गई। सब कुछ अजीब लगने लगा। फिर अचानक उसके सामने एक लड़की खड़ी हो गई जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी, उसकी डॉपलगैंगर। अब कहानी आती है वर्तमान में। एक 4 लोगों का परिवार गाड़ी से जा रहा है सांता क्रूज, कैलिफोर्निया। एडी अब बड़ी हो चुकी है और 2 बच्चों की माँ है, जोरा और जेसन। कई घंटे की लंबी यात्रा के बाद वे लोग पहुंचते हैं एडी के बचपन के घर में जो उसी सांता क्रूज में है। दोपहर के खाने पर एडी का पति गेब विल्सन कहता है कि आज रात सब लोग सांता क्रूज बीच बोर्ड वॉक चलें मस्ती के लिए। लेकिन एडी के दिल में आज भी वो रात बसी है, वही फन हाउस वाली डरावनी रात। उस अजीब घटना की यादें अब तक उसे डराती हैं। उस हादसे के बाद तो वो कुछ वक्त के लिए बोलना भी बंद कर दी थी। उसे फिर से वहां जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर गेब धीरे धीरे उसे मना ही लेता है। इसके बाद पूरा परिवार समुंदर किनारे जाने के लिए निकलता है। रास्ते में गाड़ी में सब मिलकर खूब मजे करते हैं। जोरा जेसन के मैजिक फायर रिंग को लेकर उसका मजाक उड़ाती है। तभी रास्ते में एक अजीब सा दृश्य दिखता है। कुछ पैरामेडिक्स एक बूढ़े आदमी की लाश ले जा रहे हैं जिसके सीने पर खून लगा हुआ है। समुंदर पर पहुंचने के बाद वे अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, जोश टाइलर, किटी टाइलर और उनकी जुड़वां बेटियां। दोनों परिवार आराम कर रहे होते हैं कि जेसन बाथरूम के लिए चला जाता है। लौटते वक्त वो एक आदमी को देखकर चौंक जाता है। वो बिल्कुल उसी मरे हुए बूढ़े जैसा दिख रहा था। एडी को जब पता चलता है कि जेसन पास नहीं है तो वो बहुत घबरा जाती है। आखिरकार जब एडी उसे ढूंढ निकालती है तो वो तुरंत सबको लेकर घर लौटने का फैसला करती है। रात का समय है। एडी अपने पति गेब को वो पुरानी बात बताती है जब वो छोटी थी और उसका सामना अपने डॉपलगैंगर से हुआ था। लेकिन गेब को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसी दौरान जैसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं अचानक लाइट चली जाती है। तभी जेसन भागते हुए आता है और कहता है कि बाहर उनके ड्राइववे में एक अजीब सा परिवार खड़ा है। सब खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं। वहां 4 लोगों का एक परिवार एकदम चुपचाप खड़ा है। जोरा भी आ जाती है। एडी घबरा जाती है और फौरन पुलिस को कॉल करती है। गेब बाहर जाता है और उनसे जाने को कहता है, लेकिन वे लोग कुछ नहीं बोलते, बस वहीं खड़े रहते हैं। फिर गेब एक बेसबॉल बैट लेकर दोबारा बाहर जाता है। इस बार वे लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। गेब को डर लगता है। वो जल्दी से अंदर भागता है और दरवाजा लॉक कर देता है। लेकिन वे लोग एक छुपी हुई चाबी से दरवाजा खोल लेते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। पूरा परिवार हैरान रह जाता है क्योंकि जो लोग अंदर घुसे हैं वो उनके जैसे ही दिखते हैं। वो उन्हें लिविंग रूम में कोने में घेर लेते हैं और हाथों में सीजर लेकर धमकाने लगते हैं। वे सबको जमीन पर बैठा देते हैं जैसे किसी खेल की शुरुआत होने वाली हो। अब सबका सामना होता है उनके डरावने डॉपलगैंगर से। जेसन का हमशक्ल है प्लूटो जो आग से खेलना बहुत पसंद करता है। जोरा की डबल है उम्ब्री, एक सन की और खतरनाक लड़की। गेब का दूसरा रूप है अब्राहम, एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर आदमी। और सबसे आगे खड़ी है एडी की डबल रेड। रेड ही एकमात्र है जो बोल सकती है। उसकी आवाज बहुत भारी और डरावनी है, जैसे गले से घिसती हुई निकले। रेड बताती है कि वे सब विल्सन परिवार की परछाइयां हैं और खुद को टेथर्ड कहते हैं। इन सब की आत्मा उनके असली रूपों से बंधी हुई है। सालों से ये लोग नीचे अंधेरे में रहकर उनके हर कदम की नकल करते आ रहे थे, लेकिन अब ये लोग आजाद होना चाहते हैं। रेड फिर एक कहानी सुनाती है, एक लड़की और उसकी परछाई की। ये कहानी असल में खुद रेड और एडी की है। वो कहती है, जब एडी गरम और अच्छा खाना खा रही थी तब मुझे कच्चे खून से सने रैबिट्स खाने पड़ते थे। एडी को खेलने के लिए मुलायम टॉयज मिले, लेकिन मेरे हिस्से आए ठंडे और नुकीले खिलौने। एडी को मिला गेब, उसका प्यार करने वाला प्रिंस, और मुझे करना पड़ा अब्राहम से शादी क्योंकि वो गेब से जुड़ा था। एडी ने जन्म दिया एक प्यारी बेटी जोरा को और मैंने जन्म दिया एक खतरनाक और सन की लड़की उम्ब्री को। आखिर में रेड कहती है, एडी के पास डॉक्टर थे जो उसकी डिलीवरी में मदद करते थे, लेकिन मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ा। अब रेड को एडी और उसकी परफेक्ट जिंदगी से नफरत हो चुकी है, इसलिए वे सब परछाइयां अंधेरे से बाहर आई हैं अपनी असली जिंदगी वापस लेने। रेड सब कुछ बताने के बाद एडी को मजबूर करती है कि वो खुद को हैंडकफ कर ले टेबल से। उधर अब्राहम गेब को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाता है। उम्ब्री जोरा का पीछा करती है सड़कों पर और प्लूटो जेसन को जबरदस्ती
ही अपने साथ आग से खेलने पर मजबूर करता है। इन सब का प्लान साफ है, विल्सन फैमिली को अलग करना, डराना और फिर मार देना। जेसन और प्लूटो एक छोटी सी जगह में आग से खेल रहे होते हैं। वहीं पहली बार जेसन देखता है प्लूटो का जला हुआ डरावना चेहरा। उधर उम्ब्री जोरा का पीछा कर रही होती है। जैसे ही वो उसे सीजर्स से मारने ही वाली होती है, एक आदमी बीच में आ जाता है। जोरा वहां से भाग जाती है, लेकिन उम्ब्री उस आदमी को बेरहमी से मार देती है। इसी बीच अब्राहम गेब को जोर से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे एक गार्बेज बैग में डालकर बोट में ले जाता है, लेकिन गेब चालाकी से उस बैग में एक छोटा सा छेद करता है और देखता है कि उसके पास ही एक बेसबॉल बैट पड़ा है। तभी बोट अचानक रुक जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर गेब बाहर आता है और अब्राहम को उस बैट से मारता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी बोट फिर से चलने लगती है और गेब भी पानी में गिर जाता है। वो किसी तरह बोट पर चढ़ता है, लेकिन अब्राहम पीछे से फिर हमला कर देता है। इस बार गेब उसे जोर से धक्का देकर पानी में गिरा देता है और हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद वो बोट लेकर वापस घर की ओर बढ़ता है। उधर जेसन को एक बात समझ आती है, प्लूटो उसकी हर हरकत को मिरर करता है। तो वो अपने फायर रिंग से प्लूटो का ध्यान भटकाता है और झट से कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है। शोर सुनकर रेड अंदर आती है और प्लूटो के लिए दरवाजा खोल देती है। फिर वो पूरे घर में जेसन को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक पुराने स्टफ टॉय पर पड़ती है, एड्डी का खिलौना। वो उसे उठाकर उसका सिर काट देती है। उधर एड्डी अब भी हैंडकफ से बंधी होती है, लेकिन उसकी नजर एक फायरप्लेस पोकर पर पड़ती है। काफी मशक्कत के बाद वो किसी तरह उस लोहे की रॉड को खींच लेती है और धीरे धीरे खुद को कफ से आजाद कर लेती है। फिर वो जेसन को ढूंढती है और जब मिल जाता है तो दोनों जल्दी से घर से बाहर भागते हैं। ड्राइववे में उन्हें जोहरा मिलती है। तभी ठीक समय पर गेब भी अपनी बोट लेकर आ जाता है। पूरा परिवार बिना देर किए बोट पर चढ़ता है और वहां से निकल भागता है। दूसरी जगह टाइलर परिवार अपने घर में था जब किटी ने कोई आवाज सुनी। उसने जॉश से कहा कि वो जाकर देखे कि क्या हुआ है। अचानक उनके डॉपलगैंगर्स आ गए और कुछ ही सेकंड में पूरे परिवार को मार दिया। ठीक उसी समय विल्सन परिवार वहां पहुंच गया। एडी ने जॉश के डबल से मदद मांगी। जब उसने दरवाजा खोला तो एडी को समझ आ गया कि यह असली जॉश नहीं है और उसने फायरप्लेस पोकर से उसकी सिर पर वार किया, लेकिन उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अंदर से और लोग एडी को पकड़कर अंदर ले गए। गेब और बच्चे बाहर थे जब नकली जॉश उनके पास आया। बच्चे डर कर भाग गए और गेब जॉश का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा में भागा। बच्चे फिर घर के अंदर अपनी माँ को खोजने गए। जोरा ने एक गोल्फ क्लब हथियार के रूप में उठा लिया। जब उन्होंने ऊपर से एडी की चीख सुनी तो वे ऊपर गए और जमीन पर ट्विंस के मृत शरीर देखे। पीछे डॉपलगैंगर ट्विंस खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक जोरा के सामने आ गई। उसने उसे बल्ले से मारा, जिससे वह रेलिंग से नीचे गिर गई। फिर दूसरी ट्विन उन पर हमला करने लगी। थोड़ी लड़ाई के बाद जोरा ने उसे भी मार दिया। किटी की डबल बेडरूम में थी, जहां उसने एडी को बिस्तर से बांध रखा था। इधर गेब भागकर नाव की तरफ जाता है और जॉश उसका पीछा करता है। गेब एक फ्लेयर गन से जॉश को मारता है और फिर उसे पीट पीट कर मार डालता है। खिड़की से किटी उसे देख लेती है। तभी जोरा पीछे से उस पर हमला करती है, लेकिन किटी झुककर बच जाती है। वो जोरा को चाकू से मारने ही वाली थी। तभी जेसन पीछे से आकर उसके सिर पर वार करता है और उसे बचा लेता है। विल्सन परिवार लिविंग रूम में बैठा होता है और इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा होता है। 911 पर कॉल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सब लाइन व्यस्त रहती है। वे टीवी ऑन करते हैं और देखते हैं कि ऐसा पूरे देश में हो रहा है। खबरों में बताया जाता है कि डॉपलगैंगर सीवर से बाहर आ रहे हैं। उनके पास सिजर्स हैं और वो लोगों को बिना सोचे समझे मार रहे हैं। वे देख पाते हैं कि ये सब अपने काउंटर पार्ट्स को मारने के बाद एक लंबी ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब महीनों से प्लान कर रहे थे। जब पूरे देश पर हमला हो चुका था तब एडी ने फैसला किया कि वे लोग कोस्टल रोड पकड़कर मेक्सिको की तरफ भागेंगे। जैसे ही पूरा परिवार गाड़ी में बैठता है, अम्बरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। जोरा उसे गाड़ी से मारने की कोशिश करती है, लेकिन अम्बरी छलांग लगाकर गाड़ी पर चढ़ जाती है। तभी जोरा अचानक ब्रेक मारती है, जिससे अम्बरी उड़कर एक पेड़ में जा टकराती है और शाख में फंसकर मर जाती है। परिवार वहां से भाग निकलता है। रास्ते में उन्हें कई लाशें दिखाई देती हैं। तभी रास्ते के बीच एक जलती हुई गाड़ी मिलती है। वहीं जेसन का डॉपलगैंगर प्लूटो सामने आता है। एडी उससे लड़ने के लिए बाहर जाती है और बाकी लोग गाड़ी में रहते हैं। तभी जेसन को समझ आता है कि ये एक ट्रैप है। प्लूटो दरअसल उनकी गाड़ी जलाने वाला है। जेसन सबको गाड़ी से उतरने को कहता है। इससे पहले कि प्लूटो माचिस जलाए, जेसन को याद आता है कि डॉपलगैंगर्स उनके एक्शंस को कॉपी करते हैं। वो धीरे धीरे पीछे चलने लगता है। प्लूटो भी उसकी नकल करता है और पीछे चलता है। अंत में प्लूटो जलती हुई गाड़ी के पास पहुंच जाता है और खुद ही जलकर मर जाता है। तभी अचानक रेड अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आती है और जेसन को उठा कर ले जाती है। एडी तुरंत उसके पीछे भागती है। भागते हुए वह समंदर के किनारे लंबी ह्यूमन चेन को देखती है, जिसमें सारे डॉपलगैंगर्स हाथ पकड़कर खड़े हैं। फिर एडी उसी जगह पहुंचती है जहां वो बचपन में गई थी। वो इधर उधर देखकर एक दरवाजा ढूंढती है जो नीचे की ओर जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, एक रैबिट बाहर निकल आता है। एडी
सीढ़ियों से नीचे जाती है और वहां एक बहुत बड़ी जगह देखती है, जैसे कोई गुप्त अड्डा हो। फिर वो एक एलिवेटर से और भी नीचे उतरती है और एक लंबे हॉलवे में पहुंचती है, जहां दोनों तरफ कई कमरे हैं। हॉलवे में कई रैबिट्स दौड़ रहे होते हैं। एडी आगे बढ़कर एक कमरे में जाती है जो किसी क्लासरूम जैसा दिखता है। वहां दीवार पर डॉपलगैंगर ह्यूमन चेन का चित्र बना हुआ होता है। एडी उससे पूछती है कि उसका बेटा कहाँ है, लेकिन रेड जवाब देने की बजाय यह बोलने लगती है कि वे भी इंसान हैं, उन्हें भी दर्द होता है, भावनाएं होती हैं। फिर रेड उनके अस्तित्व का राज खोलती है। वो बताती है कि टेदर्ड, जिन्हें शैडोज भी कहा जाता है, असल में इंसानों की तरह दिखने वाले आर्टिफिशियल प्राणी हैं जिन्हें सरकार ने बनाया था। सरकार का मकसद था जमीन पर रहने वाले असली लोगों को कंट्रोल करना, एक ट्विस्टेड प्लान के जरिए। इस प्रोजेक्ट में क्लोन्स बनाए गए थे जो असली लोगों की आत्माओं से जुड़े हुए थे। आइडिया ये था कि इन क्लोन्स का इस्तेमाल करके अमेरिका भर के लोगों को एक पपेट की तरह चलाया जाएगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। सरकार ने सब कुछ छोड़ दिया और इन टेदर्ड को जमीन के नीचे भुला दिया गया। वहां ये सालों तक बिना किसी सोच के अपने काउंटर पार्ट्स की नकल करते रहे और जिंदा रहने के लिए सिर्फ रैबिट का मांस खाते रहे। उसी रात किस्मत ने रेड और एडी को आमने सामने ला दिया था। बाकियों को जल्दी ही समझ आ गया कि रेड बाकी टेदर्ड से अलग है, इसलिए उन्होंने उसे अपना लीडर बना लिया। उन्होंने इस दिन के लिए सालों तक तैयारी की थी। उन्हें सिर्फ बदला नहीं चाहिए था, बल्कि अपने अस्तित्व का सबूत भी देना था। दुनिया को दिखाना था कि वो भी हैं। इसीलिए उन्होंने ह्यूमन चेन बनाने का प्लान बनाया, एक ऐसा चेन जो पूरे देश में फैले और सबको उनकी मौजूदगी का एहसास कराए। एडी के रेड से मिलने के बाद उसके माता पिता ने उसे बैलेट डांस क्लास में दाखिला दिला दिया था, इसलिए रेड भी एडी की नकल करते हुए डांस करने लगी। उसके हिसाब से नाचना ही वो चीज थी जिसने उसे बचाया। फिर दोनों की लड़ाई बैलेट की तरह शुरू हो गई। रेड बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से एडी के सभी अटैक्स से बचती रही। लड़ाई में रेड का पलड़ा भारी था। रेड हॉलवे में दौड़ती हुई आगे बढ़ रही थी और एडी उसके पीछे फायरप्लेस पोकर लेकर पीछा कर रही थी। उनकी लड़ाई दिन ब दिन और ज्यादा इंटेंस होती गई। अचानक रेड पीछे से एडी पर कैंची लेकर छलांग लगाती है, लेकिन उससे पहले कि वह उसे पकड़ पाती, एडी ने फायरप्लेस पोकर से उसे छुरा मार दिया और रेड को मार डाला। जैसे ही रेड मौत के करीब पहुंचती है, वह वही सीटी बजाने लगती है जो एडी ने पहली बार उसे मिलने पर सुनी थी। ये आवाज एडी को गुस्सा दिला देती है, तो वह अपने हैंडकफ से रेड को गला घोंटकर पागलों की तरह मार डालती है। फिर एडी पास में छिपे जेसन को एक लॉकर में पाती है। दोनों बाहर निकलते हैं और वहां गेब और जोरा को एक एम्बुलेंस के अंदर छिपा हुआ पाते हैं। पूरा परिवार उसी एम्बुलेंस में बैठकर वहां से भाग जाता है। एडी ड्राइव करते हुए उस रात की याद में खो जाती है जब उसने पहली बार रेड से सामना किया था। वे आमने सामने थे। अचानक रेड ने उसे अनकॉन्शियस कर दिया था। फिर उसने उसे नीचे अपने कमरे में घसीटा और बिस्तर से हैंडकफ किया। रेड ने एडी के कपड़े पहन लिए और उसकी जगह असली दुनिया में रहने लगी। उस रात एडी के माता पिता ने अपनी बेटी की जगह उस डॉपलगैंगर को घर ले गए। हम यहाँ समझ पाते हैं कि रेड ही एक अकेला डबल था जो बोल सकता था, सोच सकता था और विद्रोह की अगुवाई कर सकता था, क्योंकि रेड असली इंसान थी, छोटी एडी जिसे उसका छाया डबल गला दबाकर बेहोश करके सुरंग में फेंक दिया था और खुद ऊपर की दुनिया में उसकी जगह ले ली थी। गला दबाए जाने की वजह से रेड की आवाज खराब हो गई थी। उसकी आवाज खरखराहट भरी और डरावनी थी और जिसे सबने खुशी खुशी स्वीकार किया वह छाया थी, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी क्योंकि डबल्स भाषा नहीं सीख पाते। लेकिन परिवार का प्यार, समाज का स्पर्श और समय के साथ वह छाया एडी धीरे धीरे इंसान बन गई। उसने बोलना सीखा, हंसना सीखा, प्यार करना सीखा। वह इतनी इंसान बन गई कि खुद भूल गई कि वह कभी छाया थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, अस, एक डरावना और रहस्यमय सफर जहां साए हकीकत बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और फिल्मी इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम रोजाना लाते हैं ऐसे ही थ्रिलर, हॉरर और मिस्ट्री फिल्मों की कहानी, बिल्कुल आपकी अपनी भाषा में। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। धन्यवाद।